जो वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 का आपका जीव विज्ञान का पूरा प्रश्न बैंक सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम आपको बायोलॉजी का पूरा प्रश्न बैंक सॉल्यूशन बताने वाले हैं, जिसमें आपके 2 अंक के क्वेश्चन होंगे, 3 अंक के क्वेश्चन होंगे और आपके 4 अंक के क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो ये 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के जितने भी क्वेश्चन आपके प्रश्न बैंक में दिए गए थे, तो सभी के आपके क्वेश्चन और आंसर सहित आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। देखिए पूरा का पूरा प्रश्न बैंक आपको एक ही वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके फेक वीडियो चल रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, पेपर ये हो गया, वो हो गया, तो पेपर आपके लीक नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से आपके पेपर प्रश्न बैंक से आ रहे हैं, मॉडल पेपर से आ रहे हैं, तो बस अपनी तैयारी आप करते रहिएगा। पेपर कहीं से लीक वीक नहीं होता है। ठीक, तो ये देख लीजिए पूरा का पूरा प्रश्न बैंक सॉल्यूशन है। आपको एक ही क्वेश्चन अच्छे से पढ़कर जाना है। जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में पूरे के पूरे आपको प्रश्न बैंक से ही मिलेंगे। तो जितने आपको बताए जाए क्वेश्चन ये तो आपको पूरे देख लेने हैं। इसके बाद जो आपके वस्तुनिष्ठ हैं इनकी वीडियो भी पड़ी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा। वहाँ से आपके सारे ऑप्शनल भी कंप्लीट हो जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये हैं आपके 2 अंक और 3 अंक 4 अंक के सारे क्वेश्चन। तो चलिए इनका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक जल्दी जल्दी कर लें, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों को भी मिल पाए। ठीक, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि हम इसमें सारे चैप्टर आपके इंक्लूड करेंगे। तो जितने भी आपके बायोलॉजी में चैप्टर हैं तो सारे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रश्न बैंक में दिए गए हैं, तो सारे आपको आंसर सहित मिल। हेलो बच्चों, क्या आपको भी आ रहे हैं पढ़ाई में डाउट्स? तो घबराइए मत। इस डाउट नट ऐप पर जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो फोटो खींचे, क्रॉप करें और वीडियो सॉल्यूशन पाएं मात्र 5 सेकेंड में, वो भी बिल्कुल फ्री में। चाहे आपका सवाल हो 6 to 12 या IIT जेई का हो या फिर CBSE यूपी बिहार अदर स्टेट का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस 9th to 12 IIT जेई, जिसका हिस्सा बनकर लाएं रैंक फर्स्ट। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप और टॉप रैंक पाएं, मिल जाएंगे। ठीक, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका अध्याय है जीवों में जनन। ठीक, तो जीवों में जनन आपके, तो इससे जो आपके 2 अंक के क्वेश्चन है पहले उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक, इसकी अगर PDF आपको चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगी। PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है वंदनाclasses.com। ठीक, वंदनाclasses.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको पूरी PDF भी मिल जाएगी प्रश्न बैंक सॉल्यूशन की, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कायिक प्रवर्धन क्या है, 2 उदाहरण देकर लिखिए। ठीक, तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है, 2 उदाहरण आपको देने हैं। तो पहले परिभाषा देना है, इसके बाद उदाहरण भी आपको लिख देना है। ठीक, तो पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि कायिक प्रवर्धन जनन की ऐसी विधि होती है जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धन का कार्य करता है तथा नए पौधे में विकसित हो जाता है। मात्र पौधे के कायिक अंग जैसे कि आपका जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से बने नए पौधे का पुनर्जनन आपका क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक, तो किसी भी पौधे का जड़ से, तने से, पत्ती से नया पौधा बन जाना ही क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे उदाहरण आपका उदाहरण 2 देने थे, तो पहला आपको लिख देना अजूबा। अजूबा के पौधे में पत्तियों के किनारों से पादप का उत्पन्न होते हैं जो मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। ठीक, इसके बाद आपका आलू आ जाता है। आलू के कंद में उपस्थित पर्वसंधियाँ यानी कि नोड्स जो होते हैं कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। पर्वसंधियों में कलिकाएं स्थित होती हैं तथा प्रत्येक कलिका नए पौधे को जन्म देती है। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप उदाहरण सहित पूरा लिखेंगे तो आपको गारंटी है पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक, इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है ऋतुस्राव चक्र को परिभाषित कीजिए। ठीक, तो आज आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा, आधे घंटे का 1 घंटे का वीडियो हो सकता है। तो वीडियो आपको पूरा वॉच करना है। ठीक, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। ठीक, तो सारे के आंसर आपको मिलने वाले हैं, तो पूरे आंसर आपको पढ़ के जाना है। ठीक,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, ऋतु स्राव या ऋतु चक्र क्या होता है। तो बच्चों ऋतु स्राव क्या होता है, इसी को मासिक धर्म, माहवारी या रजोधर्म, मेट्रुअल साइकिल कई नामों से जाना जाता है। ठीक, तो ये आपको मासिक धर्म के नाम से भी पूछा जा सकता है, माहवारी के नाम से भी पूछा जा सकता है, रजोधर्म और मेट्रुअल साइकिल और एमसी पीरियड्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। कितने सारे नाम हैं, किसी भी नाम से आपका ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, तो ये क्या होता है बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना है। मासिक धर्म को माहवारी, रजोधर्म, मेट्रुअल साइकिल या एमसी और पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स में होने वाले बदलाव की वजह से गर्भाशय से रक्त और अंदरूनी हिस्से से होने वाली जो आपका रक्त स्राव होता है, इसी को ही मासिक धर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उभय लिंगाश्रयी एवं एक लिंगाश्रयी को परिभाषित कीजिए। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, तो 2 परिभाषाएं आपसे पूछी गई कि उभय लिंगाश्रयी क्या होता है और एक लिंगाश्रयी क्या होता है। दोनों आपकी 1-1 नंबर की आएंगी। ठीक, तो इसमें से आपको दोनों की परिभाषाएं लिख देनी है कि उभय लिंगाश्रयी क्या होता है। जब नर तथा मादा एक ही पौधे पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधों को एक कच्छेक जैसे कि लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का, अरंडी आदि एक कच्छेक पौधों में बहुधा नर पुष्प शीर्ष की ओर तथा मादा पुष्प नीचे की ओर लगे रहते हैं। इन पौधों के पुष्पों में स्वपरागण भी हो सकता है। ठीक, तो ये डेफिनेशंस आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी क्या होता है, डायोसियस। जब नर तथा मादा पुष्प को भिन्न पौधे पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधों को द्विकच्छक कहते हैं, जैसे पपीता, सहतूत, भांग, केवड़ा, डेप पाम और आदि। ठीक, तो द्विकच्छक पौधों में केवल पर परागण ही संभव होता है। तो एक लिंगाश्रयी और आपका उभय लिंगाश्रयी क्या होता है, तो दोनों की परिभाषाएं आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, पुनरुद्भवन क्या है। ठीक, तो पुनरुद्भवन क्या है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो पुनरुद्भवन की परिभाषा आपको लिख देनी है। हाइड्रा एवं प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, यह प्रक्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है। ठीक, तो जैसे हाइड्रा का पौधा होता है, किसी एक हिस्से से काट दिया जाए तो कहीं से भी आपका क्या होता है, नया पौधा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, ये आपका पुनरुद्भवन कहलाता है। तो ये किस में होता है, हाइड्रा और प्लेनेरिया में। ठीक, तो जल्दी जल्दी देखते चलते हैं, सारे क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ के जाना है। ठीक, कलिका निर्माण की क्रिया को चित्र सहित लिखिए। ठीक, तो कलिका निर्माण की प्रक्रिया को चित्र सहित बताना है। तो जितने भी आपके क्वेश्चन चित्र वाले होंगे तो उनमें चित्र भी आपको बताएंगे, तो बस आपको लास्ट तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो जाए। जिनके पास नोट्स नहीं है, पढ़ने की सुविधा नहीं है, उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक, तो इसमें आपको लिखना है, वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रारूप को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कच्छ पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। ठीक, इसके बाद आपका इसका चित्र भी आपको बताएंगे अभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आंतरिक निषेचन क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक, आंतरिक निषेचन क्या होता है, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो इसमें आपको बताना है कि वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक, तो वो निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, ये आपका आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण में आपको लिखना है, यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय एवं कुत्ते में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, युग्मक स्थानांतरण को संक्षेप में लिखिए। तो युग्मक स्थानांतरण क्या होता है, संक्षेप में आपको 2 नंबर में लिखना है। नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि निषेचन की क्रिया आसानी से हो सके, और ये भी आपका क्या कहलाता है, युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। ठीक, तो ये आपको तैयार रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बीजाणु जनन को संक्षेप में लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि बीजाणु जनन क्या होता है, इसके संक्षेप में आपको परिभाषा लिखनी है, 2 नंबर की है। ठीक, ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें पौधों में अनेक बीजाणु उत्पन्न होते हैं जो उचित परिस्थितियों पर जनक के शरीर से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं, जैसे कि राइजोबियम। ठीक,
तो बीजाणु जनन आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडन विधि क्या है? तो खंडन विधि किसे कहते हैं? खंडन बहुकोशिकीय जीवों में होता है, चाहे वह पौधा हो जानवर हो। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्वतन होने पर 2 या अधिक टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। इसी को ही खंडन विधि कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आ जाते हैं आपके 3 अंक के क्वेश्चन। ठीक, तो 3 अंक के जो आपके क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। इसमें आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला है आपका जू स्पोर तथा युग्मनज में अंतर बताइए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका मिल सकता है पेपर में कि जू स्पोर और युग्मनज में अंतर बताना है। ठीक, तो एक तरफ आपको जू स्पोर लिख लेना है, एक तरफ युग्मनज लिख लेना है, दोनों में डिफरेंस बताना है। तो इसमें पॉइंट वाइज आप लिखते जाइएगा। यह अलैंगिक जनन से संबंधित संरचना है, यह आपके लैंगिक जनन से है युग्मनज। और जू स्पोर आपके प्राय अगुणित होते हैं और जो आपके युग्मनज होते हैं द्विगुणित, यानी कि 2n जिनकी संख्या होती है। और इस तरीके से तीसरा पॉइंट आपको लिखना है जू स्पोर में। जू स्पोर में एक ही जनक के लक्षण होते हैं और युग्मनज में क्या होता है, चूंकि यह नर व मादा युग्मनजों के संलयन से बनता है अतः इसमें 2 जनकों के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक, इस तरीके से इसमें लिखना है। और चौथा आपका अंतर लिख देना है, ये चल होते हैं सीलिया या कशाभिका पाए जाते हैं जो तैरने में मदद करते हैं। ठीक, इसमें आपका लिखना है जैगोट में कि प्राय अचल होते हैं। ठीक, तो युग्मनज और आपका जू स्पोर में अंतर आपको बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर। ठीक, तो ये भी आपका 3 नंबर में आ सकता है। तो ये आपके सारे प्रश्न बैंक के ही क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है, इसमें आपको बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, इंग्लिश में भी आपको लिख के आ जाता है कभी कभी। तो इसमें आपको देखना है जो अलैंगिक जनन होता है, इस प्रकार का जनन केवल एक ही पूर्वज में पाया जाता है। और लैंगिक जनन जो होता है, इस प्रकार का जनन नर एवं मादा अर्थात माता एवं पिता दोनों के द्वारा होता है। ठीक, इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखना है, इसमें पूरा शरीर या एक कोश का प्रजनन इकाई का कार्य करती हैं। और आपका इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में प्रजनन इकाई का निर्माण विशेष प्रकार के ऊतकों में पाया जाता है। इस प्रजनन इकाई को युग्मनज कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका पॉइंट है संतति में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होती है, ये अपने माता व पिता के समान होते हैं। ठीक, तो लैंगिक जनन में क्या होता है, संतति माता पिता से भिन्न होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है समसूत्री विभाजन होता है। जो आपका लैंगिक जनन होता है इसमें कैसा विभाजन होता है, समसूत्री होता है। और जो आपका लैंगिक जनन होता है इसमें युग्मनज निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन एवं युग्मनज के विभाजन में समसूत्री विभाजन होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका 5 पॉइंट विभिन्नताएं नहीं उत्पन्न नहीं होती हैं और जो आपका लैंगिक जनन होता है इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक, इसके बाद वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी IMP क्वेश्चन, ये भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। तो इसमें है आपका क्लोन क्या है, यह दूसरी संतति से कैसे भिन्न है। ठीक, तो सबसे पहले आपका 2 नंबर में या 1 नंबर में ये क्लोन ही पूछ दिया जाता है, क्लोन क्या है। इसके बाद आपका ये 3 नंबर पूछा गया है तो इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया गया कि यह दूसरी संतति से कैसे भिन्न है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 3 नंबर का है तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। क्लोन क्या होता है पहले ये बता देना। ठीक, यदि 2 अलग अलग कोशिकाओं की जीन्स रचना परस्पर बिल्कुल समान हो तो इनके गुणों में भी समानता होती है, अतः ये कोशिकाएं आपस में क्लोन कहलाती हैं। ठीक, इसी प्रकार 2 अलग अलग जीवों की जीन्स रचना समान होने पर इन्हें भी परस्पर क्लोन कहा जाता है। क्लोन विकसित करने की तकनीक क्लोनिंग कहलाती है। ठीक, तो इस तरीके से पूरी आपको ये परिभाषा याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। तो आपका चैप्टर का नाम ही है जीवों में जनन, तो जीवों में जनन क्यों आवश्यक है ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है कि जीवों में जनन आदि स्पीशीज की निरंतरता एवं उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है, यानी कि पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए जनन आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, जीव विज्ञान के अनुसार प्रत्येक जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए उत्पन्न होती हैं तथा यही प्रत्येक जीव के उत्पन्न होने के पीछे का एक और प्रकृति का नियम भी है। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये तैयार कर लेना है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 2। ठीक, चैप्टर नंबर 2 है पुष्पीय पादपों में जनन।
पुष्पीय पादपों में जनन आपका, इसमें 2 अंक के क्वेश्चन और 3 अंक के 4 अंक के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो रहा हो तो वीडियो को लाइक करते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। 1000 लाइक कर दीजिए। 1000 लाइक कर देंगे तो ये वीडियो आपको इसी तरह से सारे सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन मिल जाएंगे जैसे ये वीडियो है, ठीक। तो जल्दी जल्दी लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपका अध्याय है कौन सा, पुष्पीय पादपों में जनन। तो इसके चलिए देख लेते हैं 2 अंक की क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका अनिषेक जनन क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक। अनिषेक जनन वेरी आई एम पे क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपका, हर साल आता है कि अनिषेक जनन क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक। तो इसमें आपको बताना है कि अनिषेक जनन प्रजनन की वह प्रक्रिया है, यानी वह विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें अंडे का परिवर्धन बिना किसी निषेचन के ही हो जाता है, ठीक। वैसे तो अंडा आपका निषेचन के बाद बनता है, लेकिन जब अंडा क्या होता है आपका बिना निषेचन के ही बन जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो इसी को ही अनिषेक जनन कहते हैं। इसका महत्व क्या है, तो इसमें आप ये परिभाषा भी याद कर सकते हैं कि नर युग्मक शुक्राणु के बिना संयोजन से अंडाणु में भ्रूणीय परिवर्धन की प्रक्रिया आने को अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक। इसके महत्व लिखना है तो इसमें हो जाएगा लिंग निर्धारण विधि में, प्रजनन विधि में, ऊर्जा का संरक्षण में, बहुगुणिता का विकास, ठीक। इस तरीके से आपको इसमें महत्व बता देना। बहुभ्रूणता क्या है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट लेना है कि बहुभ्रूणता क्या है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता यानी पॉलीम्ब्रियोनी कहलाता है। और अनावृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है, परंतु आवृत बीजी पौधों में काफ़ी कम पाई जाती है, ठीक। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने 1791 में संतरे के बीज में की थी, ठीक। तो बहुभ्रूणता की खोज आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है। बहुविकल्पी में किसने की थी, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। कब की थी, 1791 में, ठीक। तो ये आपका याद रखना है बिल्कुल कि आपका बहुभ्रूणता क्या होता है, जब एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना, ठीक। जब एक से ज़्यादा आपके भ्रूण आ जाते हैं भ्रूणपोष में तो ये क्या होता है, बहुभ्रूणता कहलाता है, ठीक। तो इस तरीके से ये आपको याद कर लेना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन के दौरान परागनलिका का मार्ग नामांकित चित्र बनाइए। तो पहले आपको थोड़ा सा लिख देना है इसमें कि आपका निषेचन क्या होता है। इसके बाद ये देखिए फिगर कितना सुंदर बना है, इसी तरीके से आपको भी फिगर बनाना है कि निषेचन वह प्रक्रिया जिसमें नर के शुक्राणु व मादा के अंडाणु संपर्क में आते हैं तो उनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ मिल जाता है, अतः शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है, ठीक। जब अंडाणु शुक्राणु से मिल जाता है तो इसके बाद आपका जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट से आपका अंडे का निर्माण होता है, बच्चे का निर्माण होता है, यही प्रक्रिया आपकी निषेचन कहलाती है, ठीक। और इसका आपका चित्र सहित वर्णन करना था तो ये चित्र आपको बना देना है पूरा अंडाशय का, और अंडाशय में किस तरीके से आपके ये शुक्राणु पहुँचते हैं। तो ये हैं आपके परागकण, ठीक। और ये पहुँचे वर्तिकाग्र में, नरयुग्मक, परागनली, अंडाशय, मादा युग्मक, ठीक। तो इनको यहाँ पर आना है, फिर इसके बाद निषेचन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। तो इस तरीके से पूरा आपको फिगर एकदम बढ़िया अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आपको पूरे नंबर मिले, ठीक। तो आप फिगर अगर आप अच्छे से बनाते हैं पेंसिल से, डार्क पेंसिल से बनाइएगा तो आपको गारंटी पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक। इस तरीके से आपको पूरा तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर है, परागकण भित्ति रचना में टेपेटम की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, ठीक। परागकण की भित्ति में टेपेटम की भूमिका को स्पष्ट करना है। परागकण की भित्ति तथा रचना में टेपेटम की भूमिका क्या होती है। तो इसमें होती है परागकण भित्ति रचना में टेपेटम विकासशील परागकणों को पोषण देता है और यह हार्मोन्स और एंजाइम को स्रावित करता है। लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरियम की सबसे भीतरी दीवार या परत को टेपेटम कहा जाता है, ठीक। तो इस तरीके से टेपेटम की परिभाषा आपको याद कर लेना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
विभूषण किसे कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या होता है विभूषण का। ठीक, तो विभूषण क्या होता है बच्चों, इसकी परिभाषा आपको देख लेना है। एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में परागकोश को काटकर अलग करने की प्रक्रिया विभूषण कहलाती है। यह कृत्रिम परागकण की एक तकनीक है तथा इसका प्रयोग पादप प्रजनन द्वारा आर्थिक महत्व के पौधों की अच्छी नस्ल बनाने में किया जाता है। विभूषण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐच्छिक वर्तिकाग्र युक्त पौधे पर ही परागण होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका टेपिटम से क्या तात्पर्य। टेपिटम क्या होता है, तो बच्चों टेपिटम मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जा सकता है कि टेपिटम क्या होता है। ठीक, तो टेपिटम का विकास प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से होता है और समानता यह समान उत्पत्ति वाली समान कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है, लेकिन कुछ प्रजातियों में जैसे इलेक्ट्रा थॉमसोनाई में द्विरूपी टेपिटम पाई जाती है। ठीक, तो टेपिटम क्या होती है, टेपिटम का विकास कहाँ होता है, प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से होता है और यह समानता समान उत्पत्ति समान कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रासुप्ति से क्या तात्पर्य। प्रासुप्ति क्या होता है, प्राय प्रासुप्ति शब्द का उपयोग पौधे की किसी भी ऐसी अवस्था के लिए किया जाता है जिसके अंतर्गत पौधे की सक्रिय वृद्धि कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रुक जाती है। प्रासुप्ति शब्द का उपयोग पर्ण की कक्षस्थ कलिकाओं की विलंबन संक्रिया के लिए भी किया जाता है। ठीक, बीजों में प्रसुप्तावस्था का विशेष महत्व है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 आ जाता है। चैप्टर नंबर 3 आपका मानव जनन। ठीक, तो मानव जनन के आपके 2 अंकी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मानव जनन का पहला आपका क्वेश्चन है शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। ठीक, शुक्राणु जनन क्या होता है, परिभाषित करना है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। शुक्राणु जनन वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिन्हें नर युग्मक भी कहा जाता है। मनुष्य के शुक्राणु को लिंग निर्धारण के लिए भी उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि मनुष्य के शुक्राणु XY 2 प्रकार के होते हैं। साधारण भाषा में कह सकते हैं कि नर के जननांग जिसे वृषण कहते हैं में नर युग्मक शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। ठीक, तो ये दोनों आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको रट लेना है मानव शुक्राणु का। और ये आपका वो जो निषेचन वाला था वो भी ये आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। ये देखिए कितना साफ आपका फिगर बना हुआ है, तो इस तरीके से शुक्राणु का पूरा आपको चित्र तैयार कर लेना, मतलब रट लेना है बिल्कुल। ये हर साल पूछा ही जाता है आपका। ठीक, तो ये नाम सहित याद करना है। क्रोसम न्यूक्लियस कॉलर, इस तरीके से ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, हेड मिडिल और टेल नीचे का, ये टेल रहता है। इस तरीके से ये पूरा आपका थोड़ा छोटा कर देते हैं, इस तरीके से ये देखिए। ठीक, तो ये पूरा चित्र आपको याद कर लेना है, बिल्कुल रट लेना है और पेंसिल से बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना भी है अगर आ जाए तो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कार्पस ल्यूटियस एवं एक्रोसोम के कार्य लिखिए। कार्पस ल्यूटियस और एक्रोसोम के कार्य बताना है, तो दोनों कार्य लिखे हुए हैं आपको पढ़ना है। कार्पस ल्यूटियस के कार्य क्या होते हैं बच्चों, प्रोटेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन आदि हार्मोन स्रावित करते हैं, भ्रूण के आरोपण और सगर्भता तथा अपरा के निर्माण में सहायता करते हैं। एक्रोसोम के कार्य बताना है। एक्रोसोम का सबसे मुख्य कार्य अंडाणु को सक्रिय करना होता है और दूसरा कार्य बताना है। एक्रोसोम के अंदर अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, यह एंजाइम अंडाणु के बाहरी परत को घोलने का कार्य करता है। इस प्रक्रिया के कारण अंडाणु सक्रिय हो जाते हैं और यह प्रक्रिया अंडाणु शुक्राणु से संलयन के लिए तैयार हो जाता है। यही एक्रोसोम का प्रमुख कार्य होता है। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्तव चक्र। ठीक, तो आर्तव चक्र आपका भी हमने बताया था, जो मासिक धर्म जो आपकी प्रक्रिया होती है उसी को आर्तव चक्र नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको पढ़ लेना है कि आर्तव चक्र क्या होता है। आर्तव चक्र मासिक धर्म एक श्रृंखला है जो कि प्राकृतिक परिवर्तनों से बनती है, जिसका उपयोग हार्मोन्स के उत्पादन में होता है और महिला प्रजनन प्रणाली की गर्भाशय और अंडाशय की आकार और संरचना के द्वारा ही गर्भावस्था को संभव बनाया जा सकता है, जिसमें एक महिला का गर्भाशय बढ़ता है, जिसके हर चक्र की समय सीमा लगभग 28 दिनों तक होती है। ठीक, तो ये आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है।
नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रसव क्या है, परिभाषित कीजिए। प्रसव क्या होता है, परिभाषित करना है आपको। प्रसव का अर्थ होता है जनन या बच्चे को जन्म देना। गर्भावस्था के निर्धारित काल पूरा होने पर बच्चे का जन्म बिना किसी अवरोध के ही होना साधारण और सरल आपका हो जाता है, तो ये प्रसव कहलाता है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा के कार्य बताइए। प्लेसेंटा के कार्य क्या होते हैं, तो प्लेसेंटा एक गर्भवती माँ में उपस्थित होता है। प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को आवश्यक भोजन, जल एवं वायु आदि पदार्थ उपलब्ध होते हैं तथा भ्रूण की अपशिष्ट पदार्थ इसी के द्वारा माँ के शरीर में प्रवेश करते हैं, वहाँ से उत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ठीक, इस तरीके से पूरा आपको पढ़ लेना है। अगर बच्चों इसकी PDF चाहिए तो आप गूगल पर जरूर सर्च करिएगा bandhanaclasses.com। ठीक, तो bandhanaclasses.com पर आपको फुल सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी प्रश्न बैंक की, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद चैप्टर नंबर 4 आ जाता है मानव स्वास्थ्य। ठीक, तो मानव स्वास्थ्य के आपके देख लेते हैं 2 अंकी क्वेश्चन, इसके बाद 3 अंकी 4 अंकी भी देख लेंगे। ठीक, तो इसमें से पहला क्वेश्चन आपको देखना है MTP क्या है। ठीक, इसमें देखना है, इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे मानव स्वास्थ्य। ठीक, तो मानव स्वास्थ्य के आपके 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन जितने बन सकते हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो MTP क्या है। ठीक, तो MTP का पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन गर्भावस्था। ठीक, तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी इंग्लिश है इसकी। इसका उपयोग दवाइयों का उपयोग करके गर्भावस्था को समाप्त करने का एक तरीका है। यह अवांछित गर्भावस्था को समाप्त करने के सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक है। ठीक, तो MTP अगर पूछा जाए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये गर्भ निरोधक दवा के रूप में कार्य किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका IVF। ठीक, IVF तकनीक को स्पष्ट कर दीजिए। तो इसमें IVF का फुल फॉर्म क्या होता है, IVF तकनीक क्या होती है। ठीक, तो इसको देख लेते हैं। IVF अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। यह गर्भधारण की एक कृत्रिम प्रक्रिया है। IVF प्रक्रिया के माध्यम से पैदा हुए बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। यह तकनीक उन महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो किन्हीं कारणों से माँ नहीं बन सकती। ठीक, तो ये माँ बनने के लिए एक तकनीक ही है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका IUCDS से क्या तात्पर्य है। ठीक, तो IUCDS क्या होता है, इसका क्या तात्पर्य है, ये भी आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो IUCD इसका अर्थ होता है अंतर्गर्भाशय यंत्र। यह एक छोटा सा यंत्र होता है जो महिलाओं की योनि में लगाया जाता है, जिससे अनचाहे गर्भधारण को रोका जा सकता है। ठीक, यह 2 प्रकार से उपलब्ध होता है, प्लास्टिक और कॉपर में। IUCDS मिल जाता है जिससे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से लिया जा सकता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जन्म दर तथा मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होती है, दोनों को परिभाषित करना है। तो जन्म दर किसी देश या क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जन्मे यानी जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार जन्म दर थी आपकी 20 से 97 व्यक्ति प्रति 1000। ठीक, इसके बाद मृत्यु दर क्या होती है, किसी देश या क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। ठीक, इस तरह से बच्चों हमने सारे सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक तैयार किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। सारे प्रश्न बैंक सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का गर्भ निरोधक गोलियों में उपस्थित हार्मोन्स के नाम बताइए। गर्भ निरोधक गोलियों में उपस्थित हार्मोन्स के नाम बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा, हर गर्भ निरोधक गोली में एक ही तरह के सिंथेटिक एस्ट्रोजन और एथिलीन एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। एथिलीन एंड्रियोल हर महीने बच्चेदानी में अंडाणु विकसित करने से रोकता है। ठीक, इस तरीके से इसके 3 नंबर क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में 3 विचार लिखिए। ठीक, तो समाज में जनन स्वास्थ्य के बारे में आपको महत्व बताना है, तो ये बच्चों पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो ये पूरे पॉइंट वाइज आपके तीनों लिखे हुए हैं, ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट के 3 कारण बताइए। जनसंख्या विस्फोट के 3 कारण बताना है। तो पहला हो जाएगा आपका सामाजिक कारण, दूसरा हो जाएगा आर्थिक कारण और इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका शिक्षा का अभाव। ठीक,
तो इस तरीके से आपको ये पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्यूबेटोमी एवं वेस्टेटोमी को स्पष्ट कीजिए। ट्यूबेटोमी क्या होता है, वेस्टेटोमी क्या होता है, दोनों की परिभाषाएं आपको पढ़ लेना है। वेरी वेरी मोस्ट IMP है, ठीक। तो इसमें आपको दोनों परिभाषाएं दी गई हैं, तो ये परिभाषाएं आपको दोनों पढ़ लेना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 5, इकाई नंबर 2 स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि आपका आनुवंशिकी तथा विकास है। तो वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत इसमें देखेंगे। ये भी आपके 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इसमें भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। मेंडल की सफलता का सबसे प्रमुख कारण क्या था। मेंडल का जो प्रभाविता के नियम थे, मेंडल ने मुख्य तौर पर जो नियम दिए थे वही इनके सबसे सफलता के कारण थे। तो उनके नियम बता देना है यहाँ पर, तो देख लेते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाना है आपको। मेंडल की सफलता के कारण थे। मेंडल द्वारा आनुवंशिकी के प्रयोग हेतु चुना गया मटर का पौधा जिसके गुण या लक्षण निम्नलिखित हैं, ठीक। तो मटर का पौधा जो इनने प्रयोग किया था अपने प्रयोग में, तो उसी से ही इनको सबसे ज़्यादा सफलता मिली थी। क्यों चुना था, उसकी क्या विशेषताएं थी, तो इस तरीके से आपको पढ़ लेना है कि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। इसका जीवन काल मात्र 3 से 4 माह का होता है, अतः हम इसके अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना था, इसका पुष्प उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल होता है। मटर के पौधे में बहुत सारे परस्पर विरोधी लक्षण होते हैं, फिर भी मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु केवल 7 जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ही चुना, जैसे लंबा, बौना, तना, पीला, हरा बीज, ठीक। इस तरीके से आपको बता देना सफलता कारण क्या थे। इसके बाद नेक्स्ट है प्लाज्मोजीन्स एवं योजीन्स किसे कहते हैं, ठीक। तो दोनों आपकी परिभाषाएं दी गई हैं, दोनों परिभाषाएं आपको पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेंडल से, कि मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या था, ठीक। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम आपको बताना है, जब विरोधी या तुलनात्मक लक्षण वाले 2 शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तब 2 लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होते हैं, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं, ठीक। तो प्रभावी अप्रभावी क्या होते हैं ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक संकर द्विसंकर में अंतर बताइए। एक संकर क्या होता है, द्विसंकर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बताना है, ठीक। तो ये डिफरेंस आपको पढ़ लेना है कि एक ही लक्षण के 2 विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है, और द्विसंकर में 2 विपर्शय लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ऐसा जीव जिसमें एक जीन स्थल पर युग्म विकल्पी विषम युग्मनजी हो, और इसमें होता है द्विसंकर में ऐसा जीव जिसमें 2 जीन्स स्थल पर युग्म विकल्पी हो, ठीक। इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 2 अलिंग सूत्री विकारों को उनके लक्षणों द्वारा लिखिए, ठीक। तो ये डाउन सिंड्रोम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ लेना है आपको। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, यह मानसिक एवं शारीरिक लक्षण होता है जिसमें 21वां गुणसूत्र की अधिक उपस्थिति के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। लक्षण होते हैं हल्के से लेकर गंभीर, ठीक। और भी लक्षण होते हैं, ये मानसिक और शारीरिक विकास धीमी गति से होता है, दिल की बीमारी होती है, मन के विकार, सुनने, आँखों, हड्डियों और थायराइड में वृद्धि, ठीक। इस तरीके से पूरे आपको पढ़ लेना है। इसके बाद 3 अंक के क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण सहित लिखिए, ठीक। तो मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या था, पूरा उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो ये देखिए पूरा का पूरा आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक। पूरा आपका चित्र सहित बताया हुआ है, तो उदाहरण सहित आपको देख लेना है, ठीक। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक। ये देखिए पूरा आपका 3 नंबर का है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको लिखना भी है ज़्यादा। इसके बाद नेक्स्ट है जीनोटाइप फेनोटाइप में अंतर। तो जीनोटाइप क्या होता है, फेनोटाइप क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपका टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को समझाना है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टर्नर सिंड्रोम का है, इसके 3 लक्षण बताने हैं, वेरी वेरी IMP हैं। ये आपका डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जितने भी सिंड्रोम है आपको पढ़ के जाना है, ठीक। तो वेरी वेरी मोस्ट IMP हैं। इसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये भी आपको पढ़ लेना है, ये भी आपको पूछा जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम आपको सारे पढ़ के जाना है, चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो, चाहे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो, चाहे वो आपका टर्नर सिंड्रोम हो, ठीक। सारे सिंड्रोम आपको पढ़ लेना है। इसके बाद सह प्रभाविता व अपूर्ण प्रभाविता में को समझाना है, ठीक। परिभाषा देनी है, सह प्रभाविता क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, इसमें दोनों में आपको
डेफिनेशंस बतानी, ठीक। तो ये डेफिनेशंस आपको पढ़ लेनी है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका आ जाता है बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, उदाहरण से बताइए। तो बिंदु उत्परिवर्तन आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट अध्याय है अध्याय नंबर 6 वंशानुगति का आणविक आधार, ठीक। तो अध्याय नंबर 6 2 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर कंप्लीट करेंगे इसमें भी। तो टीआरएनए से क्या तात्पर्य है, तो टीआरएनए क्या होता है, इसका कार्य क्या होते हैं। तो टीआरएनए के कार्य आपको बता देना है। प्रोटीन के संश्लेषण के समय राइबोसोम के ए स्थल में अमीनो अम्ल का स्थानांतरण करता है। प्रत्येक 20 अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट टीआरएनए होते हैं। इस तरीके से आपको पूरा पढ़ लेना है। ओकाजाकी खंड क्या होते हैं, ओकाजाकी खंड आपको पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है। ओंकोजीन्स, साइलेंट जीन्स व हाउस कीपिंग जीन्स क्या होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक। तो जितने भी क्वेश्चन आपके बताए गए हैं सारे प्रश्न बैंक के हैं, तो पूरे आपको पढ़ के जाना है। पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, तो बच्चों पेप्टाइड बंध आपको पढ़ लेना है। कोडान एवं एंटी कोडान को परिभाषित करिए, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है। कोडान और एंटी कोडान, इसको भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपके ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक। प्रोमोटर जीन्स के कार्य क्या हैं, और ये सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो बच्चों अध्याय 6 तक है। इसके बाद पार्ट 2 आ जाएगा, जिसमें एक आपका नेक्स्ट आपके जो चैप्टर बचे हुए हैं उनको कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपको सारे पढ़ लेना है, ठीक। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहा होगा, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी चैप्टर आपके कंप्लीट किए हुए हैं जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही यूजफुल हैं, ठीक। तो सारे क्वेश्चन आपके वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल रट लेना है, तैयार करके जाना है। अगर बच्चों इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आप गूगल पर सर्च करिएगा वंदनाक्लासेस.com, ठीक। वंदनाक्लासेस.com पर आपको फुल पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम पर भी आपकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए। अगर आपने 1000 लाइक कर दिया तो 1000 लाइक के बाद बच्चों आपको सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन प्रश्न बैंक मिल जाएंगे। तो पूरे आपको प्रश्न बैंक चाहिए अगर आपको जितने पेपर बचे हैं, तो जल्दी जल्दी लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को अपने ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।